नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। कोलकाता बर्बर कांड में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रबंधन को जोरदार फटकार लगाई है। जस्टिस पारदीवाला ने यहां तक कहा कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में इतनी लापरवाही कभी नहीं देखी। ऐसे में हमारे आज के साथों सवाल कोलकाता कांड से ही जुड़े होंगे और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, कोलकाता रेप हत्या कांड में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई पुलिस को फटकार? सुप्रीम कोर्ट ने हत्या और एफआईआर के बीच 14 घंटे लगने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आज सीबीआई ने भी कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट बताई, जिसमें पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि क्राइम सीन के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। कोलकाता रेप कांड पर देश की सर्वोच्च अदालत सख्त है। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की लापरवाही को लेकर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ ने आज सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस की जमकर क्लास लगाई। कोलकाता मामले में पुलिस की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये केस चौंकाने वाला है। जस्टिस पारदीवाला ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने पिछले 30 सालों में ऐसा केस नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका को बेहद शर्मनाक करार दिया। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीखे और सीधे सवालों से कोलकाता पुलिस का आमना सामना तो हुआ, लेकिन कोलकाता पुलिस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। कोर्ट ने सीधे पूछा कि आखिर सुबह की हुई घटना पर रात 11:15 बजे एफआईआर क्यों दर्ज की गई, डीडी एंट्री उस समय क्यों की गई जब शव का पोस्टमार्टम हो गया था। कोर्ट ने कई ऐसे सवाल किए जो सवाल सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से भी निकल रहे थे और कोर्ट के सुनवाई के दौरान लगातार परतें उघड़ने से भी। सुप्रीम कोर्ट ने शव मिलने के बाद एफआईआर में हुई देरी का जिक्र करते हुए पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एफआईआर कैसे दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब सुबह 10:10 पर महिला डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत की जानकारी मिल गई थी, इसके बाद भी शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद रात में 11:45 पर एफआईआर दर्ज की गई। तब तक क्या हो रहा था? कोर्ट के मुताबिक ये पहलू बेहद हैरान और परेशान करने वाला है। जाते जाते उन्होंने वापस यही सवाल किया कि जो है क्या बोलते हैं इतना देर। इस पे इवन जस्टिस पारदीवाला ही नहीं, सीजीआई ने भी ये सेम सवाल किया कि इतना डिले कैसे है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं। और नेक्स्ट डेट पे उन्होंने यहाँ तक किया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है जिसने पूरा एफआईआर लिखा है उसको भी जो है इन पर्सन प्रेजेंट रहने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकीलों से पूछा कि एफआईआर देर से दर्ज कराने में देरी क्यों की गई। कॉलेज के प्रिंसिपल किसका बचाव कर रहे थे और अगर उन्होंने इस वारदात के बाद इस्तीफा दिया तो उन्हें दूसरे कॉलेज का काम क्यों सौंपा गया। आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में भी पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस वारदात के बाद क्राइम सीन से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। रेप हत्या मामले में लीपापोती की कोशिश की गई है। डॉक्टर का शव सबसे पहले किसने देखा, इसको लेकर विरोधाभास है। शव मिलने और पुलिस को सूचना देने के समय में बड़ा गैप है और प्रोटोकॉल की जानकारी होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बरती। सीबीआई से भी, सीबीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी से भी उन्होंने कुछ पूछताछ किया है रिपोर्ट पे। रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है तो उसकी बहुत सारी बातें हम लोगों को भी नहीं पता है। वो सिर्फ सॉलिसिटर को पता है एंड मिस्टर सिब्बल को पता है और बेंच को पता है। बट उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी और इसी बात पे उन्होंने जो है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे 5 सितंबर को उन्होंने आईए को भी जो है इन पर्सन प्रेजेंट रहने के लिए बोला है। सीबीआई इस बात की तफ्तीश कर रही है कि अस्पताल प्रशासन, खासकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी देने में इतनी देरी क्यों की। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने भी संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए सीबीआई अदालत को निर्देश दिए हैं। 23 अगस्त तक शाम 5 बजे तक पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जो अर्जी दी गई है पुलिस की तरफ से जांच एजेंसी पर, उसका भी निर्णय ले ले और ताकि जल्दी से जल्दी पॉलीग्राफी टेस्ट कराकर मामले की तह तक पहुंचा जा सके। 5 सितंबर को अगली सुनवाई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 सितंबर तय की है। उस दिन सीबीआई कोर्ट में लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। दिल्ली से संजय शर्मा, कनु शारदा और कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सीबीआई सूत्रों का दावा है कि अभी तक के मिले सबूतों के मुताबिक ये मामला गैंगरेप नहीं बल्कि रेप और हत्या का मामला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी से मिले सबूतों के मुताबिक संजय रॉय ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। डीएनए रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हुई है। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। सीबीआई की जांच में अब तक क्या कुछ पता चल पाया है, इसके बारे में हमारे संवाददाता मुनीश पांडे बता रहे हैं। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सीबीआई की जांच इशारा कर रही है कि मुख्य आरोपी संजय रॉय ही है। संजय रॉय ही वो शख्स है जो कि न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसने हत्या भी की है। सीबीआई की जांच यह भी इशारा कर रही है कि मामला गैंगरेप का नहीं बल्कि पूरी तरह से रेप का है। सीबीआई ने जो फोरेंसिक जांच है उसे आधार बनाया हुआ है, क्योंकि अभी तक जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी उसकी जो जांच की गई है उसके मुताबिक यही पता चल रहा है कि इस मामले में जो बलात्कार और मर्डर उसमें एक ही शख्स इन्वॉल्व है, वो है संजय रॉय। डीएनए रिपोर्ट ने भी पुष्टि की है कि बलात्कार और मर्डर के लिए एक ही शख्स जिम्मेदार था, वो है संजय रॉय। उसके अलावा सीबीआई ने जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी जांच की है। घटना के थोड़ी देर पहले और घटना के बाद में सिर्फ एक ही शख्स उस घटना स्थल पर जाते हुए दिखता है और वो है संजय रॉय। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से काम पर वापस लौटने के लिए कहा और कहा है कि वो उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ राज्य सरकारों को भी डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद भी सुरक्षा को लेकर क्यों चिंतित हैं डॉक्टर्स? कोर्ट के भरोसा दिलाने के बाद भी डॉक्टर्स के कई संगठनों ने हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन इसी बीच कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में फिर स्वास्थ्य कर्मियों और मरीज के तीमारदार के बीच झड़प हो गई। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात के मामले में देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है और वो इस कांड के बाद से ही देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने जूनियर डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करके काम पर लौट जाने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर है। अदालत ने ये भी कहा कि न्याय और चिकित्सा रोकी नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौट जाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया है कि सिर्फ आरजी मेडिकल कॉलेज कलकत्ता या पश्चिम बंगाल की बात नहीं, अब ये इसे पूरे देश के डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधा के साथ जोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से यह भी कहा कि उन्हें काम पर लौट जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ विरोध करने के लिए उन्होंने विरोध किया, उस पर एक्शन हो रहा है, अब उन्हें अपने काम पर लौट जाना चाहिए। मानवता और पीड़ित मानवता उनका इंतजार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकारों को भी एक मैकेनिज्म तैयार करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हर एक राज्य के सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक बैठक करें और उस बैठक में वो उपाय ढूंढेंगे कौन कौन से उपाय ऐसे किए जा सकते हैं जिससे रेजिडेंट डॉक्टर्स की हॉस्टल से लेकर हॉस्पिटल तक और साथ ही मेडिकल कॉलेज तक हर जगह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और कोर्ट ने यह भी कहा कि हफ्ते भर में ये मीटिंग हो जानी चाहिए और उसमें जो भी उपाय तय किए जाएं 2 हफ्ते के अंदर उनकी वे सारी कवायद पूरी हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है। इस पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इस कमेटी में अपनी नुमाइंदगी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। 5 अहम चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले दिन भी 20 तारीख की भी सुनवाई में उन्होंने जो प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करने की बात की। आज हम फोर्डा की तरफ से पहले 2 चीजों पे लेके गए थे। एक तो नेशनल टास्क फोर्स में हमें इंक्लूड किया जाए, जिसको बिफोर लंच हियरिंग में ही जो है सीजीआई ने उसको एक्सेप्ट भी किया और उन्होंने यूनियन ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री को ये आदेश दिया है कि एक डिफरेंट पोर्टल बनाया जाए जिसमें सारे आरडीएच के सजेशंस को लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और वो काम पर लौट गए हैं। अदालत ने जो निर्देश दिया है, जो टास्क फोर्स बनाया है और आरजीकर इंसिडेंट के रिगार्डिंग जो उन्होंने माइन्यूटली डिटेल्स को देखा है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह आरजीकर इंसिडेंट एक अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी, जस्टिस इंश्योर करेगी और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल का जो
कंसर्न है सेफ्टी और सिक्योरिटी का, जितने गाइडलाइन डायरेक्टिव्स उन्होंने दिया है जल्द से जल्द जमीनी स्तर पे लागू होगा। आजकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। आज भी सीबीआई ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई अब संदीप घोष से उस रात का सच जानने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है। सीबीआई को कोर्ट से इसकी मंजूरी मिल गई है। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है सीबीआई, बता रहे हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय। सीबीआई अपनी जांच करते हुए संदीप घोष को बारंबार बुला रही है। आज 7वां दिन है, लगातार सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। कल भी करीबन 12 से 13 घंटा उनसे पूछताछ की गई थी सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। लगातार 7वां आज दिन है और करीबन 50 घंटे से अधिक समय से ऊपर हो चुका है पूछताछ में। सीबीआई जानना चाहती है कि उस रात उनकी भूमिका क्या थी। जब उनको पता चला कि एक डेथ हुआ है, एक डेड बॉडी मिली है, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेन क्यों करने में इतना समय लगाया। और स्टूडेंट्स का जो आरोप है कि पुलिस कंप्लेन सुओ मोटो हुआ था, पुलिस की तरफ से हुआ था, प्रिंसिपल की तरफ से नहीं। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ रही है सीबीआई इस पर्टिकुलर मामले में। सीबीआई ने कल उनके ड्राइवर यानी कि संदीप घोष के ड्राइवर के साथ भी बातचीत की कि किस हिसाब से वो ऑपरेट करते थे, कैसे इंसान थे संदीप घोष। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा की कमान सीआईएसएफ ने संभाली है। आज सीआईएसएफ के अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल परिसर में सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया। हमारा आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि सीआईएसएफ का आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का क्या है प्लान, बता रहे हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से सेंट्रल फोर्सेस की 2 टुकड़ी यानी कि 2 कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे तैनात करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिससे पहले स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें डर लग रहा है यहाँ पे काम करने के लिए और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए 2 कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी है जो यहाँ पे मार्च कर रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, टूर ले रहे हैं इस पूरे जगह का। और लेडी ऑफिसर्स हैं और उनके साथ साथ जैसे पहले ही कहा कि जेंट्स भी यहाँ पे है। सीआईएसएफ फिलहाल ये टूर ले रहा है, इस पूरे जगह का मुआयना कर रहा है और आज से यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के ऊपर। देश को एक तरफ कोलकाता कांड में इंसाफ का इंतजार है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बदलापुर केस में भी दोषियों को सख्त सजा का इंतजार है। घटना के दूसरे हफ्ते में पुलिस की एसआईटी की जांच चल रही है, लेकिन अब तक सिर्फ मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में आज बॉम्बे हाई कोर्ट को मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और पुलिस को फटकार लगाई। हमारा आज का 6वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। बदलापुर कांड में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्यों लगाई पुलिस की क्लास। हिंसा और बवाल के बाद बदलापुर हालांकि अब शांत है, इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बहाल कर दी गई है, एसआईटी भी एक्शन में है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक तरफ एसआईटी तेजी से तथ्य बयान और सबूत जुटाने में लगी है, तो दूसरी तरफ सड़क पर भड़के आक्रोश में शामिल लोगों के खिलाफ भी जांच जारी है। लेकिन इस दौरान बदलापुर का माहौल अब शांत है। दोनों बेटियों के साथ हुई हैवानियत का बदला हालांकि अभी बाकी है। बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में थाने पुलिस ने जो इंटरनेट सेवाएं पिछले 36 घंटे से बंद थी उन्हें अब शुरू कर दिया है। पिछले 36 घंटे से बदलापुर इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी। परसों जब यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था तब लोग उग्र हो गए थे और उन्होंने लगभग 10 घंटे तक रेल रोको आंदोलन किया था। मामला गंभीर है, ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस रेवती मोहिते और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की डिवीजन बेंच ने कहा है कि बदलापुर मामले की तफ्तीश पुलिस ने जिस तरह से की वो इस पर हैरानी होती है। कोर्ट ने कहा है कि जब लोग सड़कों पर आएंगे क्या तभी पुलिस जागेगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या पुलिस इस तरह से लोगों का भरोसा जीतेगी। हाईकोर्ट ने एफआईआर में देरी पर भी सवाल किया और केस डायरी की मांग की।
ये डिवीजन बेंच थी, तो वन ऑफ द जजेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि पुलिस का मतलब है सेफ्टी। आप अगर लोगों को सड़कों पे जाना पड़े सेफ्टी के लिए, तो आप लोगों का मतलब ही क्या है। इसलिए कोर्ट ने जब मंगलवार को 2:30 बजे केस रखा है, तब ये पूछा है कि आपने सेफ्टी मेजर्स क्या लिए। आप बदलापुर पुलिस ने अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किए, इस सारे चीजों पे एक एफिडेविट देने के लिए बोला गया है। कोर्ट एक्शन में है तो बच्चों के साथ हुई दरिंदगी को लेकर एसआईटी और क्राइम ब्रांच भी कार्रवाई में जुटे हैं। ठाणे और भिवंडी क्राइम ब्रांच की टीम स्कूल पहुंची। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के साथ ही शिक्षकों से भी पूछताछ हुई। एसआईटी ने बुधवार को ही पीड़ित बच्ची के परिवार का बयान दर्ज कर लिया था। फिलहाल एसआईटी और अदालत सख्त हैं तो सियासत बेपरवाह। अब विवाद इस केस में सरकारी वकील बनाए गए उज्ज्वल निकम को लेकर हो रहा है। विपक्ष इस केस में तैनात किए गए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम का विरोध कर रही है, तो उज्ज्वल निकम इन आरोपों को बेबुनियाद और बेतुका बता रहे हैं। उज्ज्वल निकम तो भाजपा का आदमी है और वो संस्था जो है वो भी भाजपा के पदाधिकारियों की है, तो न्याय कैसे मिलेगा? ये तो इसमें आरोपियों को बचाने के लिए ही उज्ज्वल निकम की नियुक्ति की गई, ऐसा हमारा आरोप है। कहीं ने यही उनकी सरकार थी जो आज विपक्ष में है, तभी वो मेरी मांग करते थे। सिर्फ एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में खड़े रहने के कारण मेरा जो मॉरल है कभी कहीं जा नहीं सकता है, और मैं कहूंगा कि जो भी जांच एजेंसी को अभी निकलेगा उसको कड़ी शासन करने का मेरा जरूर प्रयत्न है। फिलहाल तमाम हंगामे और प्रदर्शन के बाद बदलापुर अब शांत है। इंटरनेट सर्विस पूरी तरह बहाल हो चुकी है। तोड़फोड़ और प्रदर्शनों का जो सिलसिला 2 दिनों से जारी था वो अब खत्म हो चुका है। इस मामले में गठित एसआईटी की जांच तेजी से बढ़ रही है। एसआईटी ने कल ही पीड़ित बच्चियों के परिजनों का बयान दर्ज किया है। जांच टीम के पास मुख्य आरोपी भी मौजूद है, जिसे अदालत ने 26 अगस्त तक पुलिस रिमांड में सौंपा है। अब इंतजार बच्चियों को इंसाफ मिलने का है। बदलापुर से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले दिनों अयोध्या में एक नाबालिग लड़की के साथ एक पार्टी से जुड़े नेता के दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया। आज इसी मामले में आरोपी के अवैध मार्केट कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से ढा दिया गया है। हमारा आज का 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि अयोध्या में नाबालिग से दुराचार के आरोपी पर कैसे कसा शिकंजा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव। मोहित खान की ये प्रॉपर्टी है, मल्टी कॉम्प्लेक्स है, एसी, रेफ्रिजरेटर, तमाम बड़ी दुकानें, बैंक, उसके अलावा मोहित खान की खुद की बेकरी, जहां इत्यादि अलग अलग महंगे रेफ्रिजरेटर सामान। और अब जब उसका नाम आता है इस हैवानियत भरे केस में, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म एक 12 साल की दलित लड़की के साथ वो अरेस्टिंग होती है और उसके बाद शुरू होती है इस तरह की कार्रवाई। और तस्वीरें आपको साफ यहां हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। कुल तीन बुलडोजर्स आए हैं, जिसमें से एक पोकलैंड बुलडोजर भी है जो तालाब में भी चल सकता है, और उसके जरिए मोहित खान की जो प्रॉपर्टीज हैं, इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, उनका ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।